हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कॉम्प्रीहेंशन पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं बैंक के अंदर या पूछे जा सकते हैं। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। अब जब बात आती है कॉम्प्रीहेंशन को, वो भी बैंक के लिए, तो बैंक में जो कॉम्प्रीहेंशन होता है इसकी लेंथ काफ़ी होती है। जो इसकी लेंथ होती है यानी जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत लिमिटेड होता है। यानी कॉम्प्रीहेंशन बड़ा काफ़ी होता है और लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम में देखिए लेंथ काफ़ी इंक्रीज है और टाइम जो है वो डिक्रीज है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी वो 100% होनी चाहिए। यानी आपने एक बार कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा और उसके पढ़ने के बाद ही आपने उसको सही तरीके से आंसर कर दिया। ये बैंक में बहुत ज़रूरी है और बैंक में सबसे ज़्यादा हमारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो आईबीपीएस में हम क्लर्क में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, या कुछ अभी जिस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं, कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को और ऐसे कॉम्प्रीहेंशन को हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला कॉम्प्रीहेंशन शुरू होता है वो हमारा पैसेज 1 से है। अब देखिए मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, लेंथ काफ़ी है कॉम्प्रीहेंशन की, क्या है, लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी और हमें पीवाईक्यूज भी इसको करने हैं। यानी पीवाईक्यूज का मतलब है क्वेश्चंस, जो कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर जो क्वेश्चंस हमें उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, यानी आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या क्या है, उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़िए। ये एक ट्रिक होती है जिससे क्या होता है, जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में, माइंड में आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन है, तो उससे जो आसपास की चीज़ें होंगी उनको हम मार्क कर पाएंगे। या फिर हम कॉम्प्रीहेंशन को ही डिटेल में पढ़ें ताकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो हमें याद रहे कि ये वाली बात कहाँ पर कही है कॉम्प्रीहेंशन में और हम उसको जल्दी से उसको आंसर करें। तो सबसे पहले अब हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे। The Kashmir issue remains a hydra-headed problem, one that is marked by a territorial controversy. Territorial का मतलब होता है land, something which is related to territory, land, ज़मीन. An ideological dispute, the question of self-determination, militancy, and a human right dimension. But one critical aspect of this multifaceted model that often escapes our attention has been the complexities arising out of sharing of common river water resources by the distant neighbors and the associated institutional mechanisms. अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर जिस हम कश्मीर इशू की बात कर रहे हैं उसमें मिलिटेंसी भी होती है, ह्यूमन राइट्स भी होता है और भी बहुत सारे जो कश्मीर है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा अटेंशन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो होती है कॉमन रिवर वाटर रिसोर्सेज। अब आपको पता है वर्ल्ड में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, तो कॉमन रिवर वाटर रिसोर्सेज के मतलब अब यह इंडस रिवर के बारे में बात होने वाली है इस पैसेज में। द इंडस रिवर बेसिन नॉट ओनली क्रेडल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस but the survival and sustenance of sizable communities in contemporary Pakistan and India also remain critical, dependent on the river of its tributaries. The Indus network constitutes the lifeline of Pakistan, where more than 90% of the land is semi-arid and nearly half of the population is employed in the agriculture sector. अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो इंडस रिवर है या इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो पूरा इंडस का बेसिन है, नेटवर्क है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तान में एज वेल एज इंडिया में काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं उसके पानी के ऊपर, उसके जो पानी से जो एग्रीकल्चर हो रही है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में। The river nourishes the water deficient states of northwestern India, notably Punjab, the bread basket of India. अब देखिए पंजाब के अंदर भी बहुत सारी रिवर आती हैं और जो भी रिवर्स आती हैं, ब्यास, सतलुज, तो जो भी ये रिवर्स हैं ये सब इंडस की हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पंजाब को क्या और बोला गया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। इट ओरिजिनेट्स इन द टिबेटन प्लेट्यू एंड अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट किसके लिए यूज होता है, इंडस की बात कर रहे हैं। इंडस कहाँ ओरिजिनेट होती है, तिब्बतन प्लेट्यू में, और अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। Thus the partition of 1947 called for a division not simply of land and people but also of waterways, thereby posing a formidable challenge. तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक वर्ड आ गया formidable,
चैलेंज टू सर साइरल रेडक्लिफ। साइरल रेडक्लिफ कौन था? जिसने हमारे देश यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन खींची है उसको हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन, यानी जो बॉर्डर है। चेयरमैन ऑफ द बॉर्डर कमीशन। The dispute over sharing of Indus water came to the fore immediately after partition because the existing irrigation canal had works remained in the Indian state of East Punjab, while the lands being irrigated by the river fell in Pakistan's West Punjab and Bhavalpur, leaving India with a handle to choke lower रिपेयर इन पाकिस्तान। यानी इसके बारे में ये बात करिए, जब हमारा पार्टीशन हो गया था तो जो कैनाल थे जिसका पानी पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है, उस टाइम तो पाकिस्तान नहीं था, तो ईस्ट पंजाब से, यानी अगर ये पूरा पंजाब है तो ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब की तरफ जो कैनाल्स के जो कंट्रोलिंग थी वो ईस्ट पंजाब थी, जो अब पाकिस्तान के पास आ गई है। तो इस बात पे उनको डिस्प्यूट होने लगा कि अब जो पानी का फ्लो है वो कौन कंट्रोल करेगा, यानी वो जो कंट्रोल है इंडिया करेगा या वो चोक जो है पाकिस्तान का। The issue was sought to be addressed through two standstill agreements concluded in December 1947 between the chief engineers of the two Punjabs. Two Punjabs का मतलब इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान वाले पंजाब की बात हो रही है। They agreed to allow the existing water sharing agreements to continue till the following year. यानी अब तक वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो एग्रीमेंट हुआ। Meanwhile, relations between the two countries had soured following the first Kashmir War, which broke out in October 1947 and continued till January 1948, before Prime Minister Nehru sought the UN Security Council's intervention. The standstill agreements expired on 31st March 1948, and the following day, Indian Punjab cut off the water flow to Pakistan on the ground that the canal colonies in Pakistan served by these head works did not pay the standard water dues. It was in the backdrop of this mutual acrimony and stalemate that David Nilinthal, a former chairman of the Tenis Valley Authority, suggested in 1951 that India and Pakistan should work out a program jointly to develop and operate Indus River system, perhaps with financial assistance from the World Bank. However, once it became clear that the Joint Indus Engineering Corporation अब देखिए इनविसेड का मतलब होता है, इनविसेड का मतलब होता है नींव करना या फिर खड़ा करना। Envisaged by Lilienthal to manage the Indus waters was unlikely to materialize. The bank official proposed to India and Pakistan division of the river in 1954, a proposal which culminated in the Indus Water Treaty (IWT) of 1961. The treaty laid down that the three eastern rivers of the Indus system, Ravi, Beas, Satluj, were to cater to India's need, and three western rivers, देखिए झेलम, चिनाब, इंडस और रावी, ब्यास, सतलज, ये किसके लिए आएंगे? ये इंडिया की नीड्स को पूरा करेंगे। झेलम, चिनाब, इंडस were to meet Pakistan requirement. Moreover, since both Chenab and Jhelum with high hydro potential flowed out of Kashmir, it was important to determine how India could use Chenab and Jhelum waters in a non-consumptive way without interfering with Pakistan's right to those waters. यानी इसका मतलब यह है कि जैसे जो वाटर जो हाई फ्लो होता है उस पर हम डैम लगा देते हैं। डैम लगाने से क्या होता है, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद एक ब्रिज बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, राइट। तो वही बात करी गई है कि इंडिया किस तरीके से जो चेनाब है उसको यूज करे, उसके पानी को, चेनाब और झेलम के पानी को, कि उससे क्या हो, जो पाकिस्तान का जो राइट है पानी के ऊपर उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। द रिडल वॉज एड्रेस्ड बाय द stipulation that power could be generated and used in Indian Kashmir as long as it did not affect the quantum or timing of water flows to Pakistan. यानी जो पावर वहां से जनरेट होगी वो इंडियन कश्मीर में यूज होगी और जो पानी है जो वो अफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान। तो इसमें किसके बारे में? इंडस ट्रीटी के बारे में, इंडस के पानी के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, और जो इसके ऊपर डिस्प्यूट था उसके बारे में पैसेज में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Give the suitable title of the given passage. Kashmir and the Indus
Indus Water Treaty, the Indus River, an apple of discord for India and Pakistan, exchange between India and Pakistan, और इसका ई पार्ट हो गया इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इसका सही आंसर करें तो इसका सही आंसर होगा द इंडस रिवर ऑफ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। यानी जो इंडस रिवर है वो एक अटका पड़ा, यानी वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन, जिसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार में आपको इस पैसेज के अंदर बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वाई इंडस रिवर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस क्यों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लैंड इन पाकिस्तान इज सेमी एरिड। बिल्कुल सही बात है, 90% पार्ट जो है हमारा सेमी एरिड है पाकिस्तान का। अगर आपने पैसेज को ठीक से पढ़ा हो तो यहाँ पर आपको बताया गया है 90% ऑफ द लैंड इज सेमी एरिड पाकिस्तान के अंदर, एंड नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब हम इसके आंसर को देखते हैं। अराउंड 50% पॉपुलेशन अर्न टू इट्स लिवलीहुड फ्रॉम फार्मिंग, ये भी सही है। द इशू वाज सॉट टू, और जो इशू है इसको सुलझाना चाहिए। अब ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2 and 3, ऑल 1, 2, 3, बोथ 1 and 3, ओनली 1। तो देखिए ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो इंडस इसीलिए पाकिस्तान में जो एग्जिस्टेंस है वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उसका 90% सेमी एरिड रीजन है, उसकी वजह से बारिश आ रही है तो वहाँ पर वो जो ज़मीन है उपजाऊ बन जाती है। रिवर जो आ रही है, नॉट बारिश, रिवर जो आ रही है। और जो 50% ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है वो उस अपनी लिवलीहुड कहाँ से अर्न करती है? फार्मिंग से। तो इसका आंसर होगा 1 and 2, बोथ 1 and 2 इसका सही आंसर होगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड formidable. Formidable are used in the passage. Forgettable, horrifying, nurture, both 1 and 3. अब only 1, तो देखिए both 1 and 3 तो नहीं होगा क्योंकि forgettable और nurture तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा एक वर्ड होगा। तो formidable पे अगर हम जाएं, ये वर्ड कहाँ पर यूज हुआ है? तो formidable देखिए, thus the partition of 1947 called for a division not simply of land and people but also waterways, thereby posing a formidable challenge to Sir Cyril Radcliffe। formidable challenge का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि ये किस तरीके से इसको ठीक करें। अगर ये चैलेंज ठीक से नहीं करा तो इससे वजह से क्या होगा? 2 कंट्रीज में लड़ाई हो जाएगी। तो इससे हॉरिफाइंग, भूल जाने वाला नहीं था, नर्चर करने वाला नहीं था, हॉरिफाइंग था ये जो चैलेंज था आपका, फॉर्मिडेबल चैलेंज, हॉरिफाइंग, या जिसको लेकर रिस्पेक्ट हो। यानी फॉर्मिडेबल का मतलब है किसी बात को लेकर इस बात को रखना कि अगर ये काम नहीं हुआ तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रख के याद में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी? अब देखते हैं। It was initiated by former chairman of Tennessee Valley Authority, ये बिल्कुल सही है। लिटिल जो नाम था उनका। द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक वॉज प्रपोज्ड, बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा इंडिया एंड पाकिस्तान रेटिफाइड इंडस वाटर ट्रीटी इन 1954, डेट जरूर देखना। इंडिया एंड पाकिस्तान आर सपोज टू वर्क आउट जॉइंटली टू डेवलप द सिस्टम, बिल्कुल ठीक। इंडस रिवर सिस्टम प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर बोथ नेशंस, ये भी ठीक है। ये इसका गलत आंसर है क्योंकि ये 1961 में है। इंडस वाटर ट्रीटी 1961 पैसेज में इसका दिया हुआ है। सही आंसर 1961। द वर्ड, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड इनविसिजेड। इनविसिजेड का मतलब क्या होता है ये अब हम पैसेज के अंदर पढ़ेंगे। अब अगर आपने ये वर्ड जो है पैसेज के अंदर आया हो और वहां पर ध्यान दिया हो तो इसका मीनिंग हम वहां से पता लगेंगे। इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्ट करना, ऑब्लिज्ड करना, सर्व करना, रेटिफाइड करना या एंटिसिपेटेड करना। तो अगर इसका हम मीनिंग देखते हैं पहले पैसेज में, कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग आया है। तो ये है हमारा वर्ड, ठीक है। तो अब however once it become clear that joint Indus Engineering Corporation envisaged by Lilinthan to manage the Indus waters was unlikely to materialize। तो अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कन्वेंसिव, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी को करवाना या फिर कोई फ्यूचर इवेंट को याद में रख के करवाना कि ये चीज करवाना चाहिए। तो इसका मतलब होगा प्रोबेबल या फिर एक्सपेक्ट या फिर प्रेडिक्ट। इनविसेज का मतलब होता है प्रेडिक्ट, एक्सपेक्ट।
ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा तो उससे क्या होगा कि दोनों स्टेट के बीच में सही जो है अंडरस्टैंडिंग बनेगी और काम होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटिसिपेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? सर साइरल रेडक्लिफ डिवाइडेड द बाउंड्री ऑफ द पार्टीशन ऑफ द लैंड ओनली। क्या इन्होंने लैंड का पार्टीशन करा? ट्रू बताना है, ठीक है। इन्होंने वहां पर द इंडस ओरिजिनेट्स इन कश्मीर, इंडस कहाँ ओरिजिनेट करती है? तिब्बत में, राइट। तो इन्होंने बाउंड्री के साथ साथ किसका, जो साइरल रेडक्लिफ थे, इन्होंने उसके साथ बाउंड्रीज के साथ साथ लैंड के साथ साथ वाटर बॉडीज को भी डिवाइड किया था। वेस्टर्न पंजाब वाज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पंजाब एंड पाकिस्तान, वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। The standstill agreement expired on 31st March 1947 after Indus Water Treaty. रावी, ब्यास, सतलुज were to quarter India's need. ये बिल्कुल ठीक है। झेलम, चिनाब, इंडस किसके लिए था? पाकिस्तान के लिए। तो ई हमारा स्टेटमेंट ठीक होगा, बाकी के स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। अब मोस्ट सिमिलर वर्ड एक्रीमोनी का मतलब यूज करना है पैसेज के अंदर। इसका क्या मतलब होता है? गुडविल, सिंपैथी, हॉस्टिलिटी, हार्मनी, डिप्लोमेसी। देखो गुडविल का मतलब क्या होता है और सिंपैथी, गुडविल जो होते हैं ये हमारे सिमिलर वर्ड होते हैं। गुडविल हो गया, सिंपैथी हो गया, ये हमारे अच्छा जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर करते हैं, ये हमारे सिमिलर मीनिंग होते हैं। अब जो हार्मनी जो वर्ड हो जाता है, अब हार्मनी क्या होता है? हार्मनी मतलब किसी के साथ ना सद्भावना रखना। लेकिन जो वर्ड है हमारा एक्रीमोनी, इसका मतलब क्या होता है? तो जो एक्रीमोनी है उसका मतलब होता है हमारा, अगर आपको यहाँ से पैसेज से पता करना है, पैसेज से पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ठीक करेंगे तो यहाँ से इसको ठीक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये दोनों सिमिलर मीनिंग है और हमें मोस्ट सिमिलर का तब पता करना है। डिप्लोमेसी नहीं होगा, हॉस्टिलिटी उसका सही मीनिंग होगा, हार्मनी भी नहीं होगा। तो जो एक्रीमोनी होता है उसका मतलब होता है बिटरनेस, रिजेंटमेंट, तो इसका सही आंसर होगा हॉस्टिलिटी। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर और विच इज मोस्ट अपोजिट। अब यहाँ ध्यान देना है, अपोजिट पूछा गया है, उल्टा, इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्मिनेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। कल्मिनेटेड का मीनिंग पता करना है, तो बिगिन, कल या फिर वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है समाप्त कर लेना, यानी रैप अप करना। कंक्लूडेड का मतलब भी रैप अप करना होता है। एंडेड का मतलब भी रैप अप होता है। क्लाइमैक्स का मतलब भी एंड होता है। तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग है, ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर ये सिमिलर है तो इनसे बिल्कुल अपोजिट क्या है? बिगिन, वही इसका आंसर होगा। कल्मिनेटेड का मतलब होता है खत्म करना और इसका मतलब होता है बिगिन, टू रीच क्लाइमैक्स। अब देखिए, अब बैंक में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस तरीके से होता है? इसमें हमें कुछ कॉलम दे दिए जाते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, और उनको मैच करना होता है। तो कॉलम 1 हो गया और ये हमारा हो गया कॉलम 2। अब हमें इन्हें मैच करना है। अब कॉलम 1 में क्या? एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, मोस्ट नोट वर्दी द मोर द एडुएंट्स इन अ वॉर, इंपॉर्टेंट डेव। तो ये अब हमें क्या करना है? इनके कॉलम्स को मैच करना है। नाउ अब हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, पैसेज 2। तो अब हम सेकंड, देखिए कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ काफ़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी है, टू द पॉइंट है, कोई ज़्यादा हमें यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। अब बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, पैसेज को समझना और सिर्फ क्वेश्चंस करना है। दिल्ली इज चार्मिंग, इट्स चार्म हैज नॉट फेल्ड टू फैसिनेट एनीवन। The Pandavas, who are believed to have built the shining city of Indraprastha somewhere close to what is now the Purana Killa. The Mughals, who gave Delhi not just the Lal Killa but many majestic structures, and the British, who left behind for us Edwin Lutyens' Delhi, all came under Delhi's charm and in turn added their bit to it. अब तो दिल्ली के चार्म के अंदर क्या होता है? पुराना किला, लाल किला और भी जो मुगल्स के स्ट्रक्चर्स थे, और जो लुटियंस जो दिल्ली थी, एडविन लुटियंस जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने दिल्ली में काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई, वो भी दिल्ली के चार्म में आता है। For over 1,000 years and probably for a much longer time in its uncertain past, Delhi has continued to fascinate the rest of India too. It will not be an exaggeration at all to say that all roads in Delhi lead to Delhi.
All roads in India led to Delhi. The place, the history, and the legend. Delhi, despite its polluted air, its political skullduggery, its many masks, and its history of massacres and riots, continues to enchant India. My first visit to Delhi was over half a century ago in January 1968. As a young college student, I went there to meet Lalita Gauri Shastri. It was 2 years after Lal Bahadur Shastri met with an untimely death, receiving a strange lad का मतलब होता है young one, right? From the south, whose Hindi expression was awkward and who was terrified to be in such a large city. She was warm, affectionate, and as simple as rustic song. As I was leaving, she gently touched my head to bless me and said, "Daro mat, fear not." For the rest of the time before catching my return train, I went around looking at as many monuments as a quick rickshaw ride allowed. Most of them created a sense of awe in my mind. I could not reconcile the contrast between Lalitaji touching simplicity and the awe striking monuments of Delhi. Is Delhi the legacy of Nadir Shah or the melancholy love of Mirza Ghalib? I have often wondered if Ghalib was not speaking too many of the Shahs of the past when he wrote in his lonely last years, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जानो झूठा जाना कि खुशी से मर ना जाते एतबार होता. It was your promise that kept me alive, though I knew they were pure lies. Had they been true, would I not have died of delight? In Delhi, one does not have to be a poet of Ghalib's genius to know a lie to be a lie. Every Lalita Devi in Delhi has the courage to face the terror of every Shah. Every Ghalib has the wits to know the lies doled out as a promises. तो ये दिल्ली के पास्ट को लेकर और दिल्ली को लेकर जो राइटर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ये राइटर ने इसके अंदर दिया है. अब हमें इसके अंदर सही आंसर पैसेज में पता करने हैं. पैसेज काफ़ी बड़ा था तो इसीलिए इसको हमने ठीक से पढ़ना है और इसके सही आंसर्स हमें पता करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस एक्सक्यूजिटी as highlighted in the above passage to make the statement grammatically and contextually correct? Executive का मतलब क्या होता है? Execusity का मतलब क्या होता है? Extremely beautiful. इसका मतलब क्या होता है? Extremely beautiful. Extremely beautiful. Extremely beautiful होता है. And delicate. ये हमारा एक्सक्यूजिटी का मतलब होता है. तो अब इसमें हमें पता करना है कि इसका जो वर्ड है हम क्या यूज कर सकते हैं. इम्प्रोवाइज नहीं हो सकता, रॉ नहीं हो सकता, रूडिमेंट्री नहीं हो सकता. डैनिटी इसका सही वर्ड होगा. डैनिटी का भी मतलब सेम होता है. ये इसका सही आंसर है. तो एक्सक्यूजिटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम ब्यूटीफुल और डेलिकेट. Which of the following words could fit in the blank A to make the statement grammatically and contextually correct? तो अब हमें blank A देखना है. ये जो हमारा blank A है. Is Delhi the legacy of Nadir Shah's or the melancholy love of Mirza Ghalib? आपको यहाँ से आंसर नहीं पता चलेगा. अगर आपने ये थोड़ा सा और आगे पढ़ा हो तो आपको यहाँ से एवरी ललिता देवी इन दिल्ली हैज द करेज टू फेस द टेरर ऑफ एवरी शाह. एवरी गालिब हैज विट्स टू नो द लाइज डिलोड आउट ऑफ प्रोमिसेस. तो पोलाइटनेस है, टेरर की बात कर रहा है, वार्निंग की बात कर रहा है, फेरोसिटी किसकी बात हो रही है? फेरोसिटी है ना, बीइंग फ्यूरियस, फेरोसिटी की बात हो रही है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फेरोसिटी आएगा. सही आंसर होगा फेरोसिटी. Which of the following statement is not true as per the information? इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है as per the information? It is believed that the Pandavas built Indraprasth near पुराना किला. ये तो बिल्कुल ठीक है. Kutubuddin Aibak created the Sheesh Gumbad in the Executive Parks in Delhi.
अभी इसको होल्ड करते हैं, इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दिया या नहीं दिया, ये हमने पैसेज में पढ़ चुके हैं। द ब्रिटिश हु लेफ्ट बिहाइंड फॉरेस्ट एडवेंस लुटियंस दिल्ली, बिल्कुल। डिस्पाइट इट्स पॉल्यूटेड एयर इट्स पॉलिटिकल स्कल्डजरी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा इसमें जो है गलत है स्टेटमेंट, जो होगा सही, जो गलत स्टेटमेंट होगा वो होगा बी। तो ये हमारे सारे सही हैं, ये गलत है, बट पूछा क्या है, नॉट ट्रू, ये इसका आंसर होगा, तो बी इसका आंसर होगा। अगला आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड स्कल्डगरी। स्कल्डगरी का मीनिंग क्या होगा, ट्रिकरी, या फिर इसका स्विंडलिंग, मैकिनेशन, काइनरी और काइनरी, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर इसमें आप सही आंसर दें तो स्कल्डगरी का मतलब होता है अंडरहैंड या अंडर स्क्रपुलस या और डिसऑनेस्ट बिहेवियर की बात करते हैं। तो अगर आपकी वर्ड्स पावर अच्छी है तो इन सब का मीनिंग सिमिलर होता है, इन सब का मीनिंग सिमिलर होता है और इनका वर्ड स्कल्डगरी के बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये हमारा पैसेज एंड होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एग्जीगरेट। एग्जीगरेट का अपोजिट मीनिंग हमें बताना है, इन्फ्लेट या फिर एम्बिलिश, अंडरस्टेट, ओवर एम्फेसाइज। ओवर एम्फेसाइज, एग्जीगरेट का मतलब यही होता है कि आप किसी बात को मैग्नीफाई करें, किसी को बढ़ा के बताएं, और अंडरस्टेट का मतलब होता है उस बात को धीरे या फिर उस बात के वजन को कम करें, उसको अंडर एस्टिमेट करें या अंडरस्टेट करें। तो इसका आंसर होगा डी। तो यहाँ पर हमारे दोनों पैसेज एंड होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में और भी पैसेजेस करेंगे जब तक हमारे पैसेज पे स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं होता है और एग्जाम में हमारे सारे पैसेज ठीक नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और जो वेरिएशंस होते हैं बैंक के एग्जाम के अंदर, वो भी हम देखेंगे अगले कॉम्प्रिहेंशंस में। थैंक यू।